है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के इस खास कार्यक्रम में, जिसमें कानाफूसी सत्ता के गलियारों की क्या हलचल है, किसके नंबर बढ़ रहे हैं, किसके नंबर घटे हैं, शासन और सत्ता में क्या गुपचुप कानाफूसी चल रही है, इन सब पर हम नज़र डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस बार का पावर सेंटर। चुनाव कोई भी हो, राजनीतिक दलों के लिए वो किसी परीक्षा से कम नहीं होते। अब विधान परिषद का चुनाव आ गया है यूपी में, 12 सीटें हैं। 12 सीटों में 10 सीटें भाजपा आसानी से जीत सकती है। समाजवादी पार्टी 1 सीट आसानी से जीत सकती है, लेकिन उसने उतार दिया 2 प्रत्याशी। पर्चा 2 मायावती ने भी खरीदा है, लेकिन अभी तक कैंडिडेट का ऐलान नहीं हुआ है। राज्यसभा में मायावती पिछले बार कम विधायकों के बावजूद अपना 1 सांसद चुनवा ले गई। अब यहाँ गणित इस बात पर लग रही है कि भाजपा अगर 10 उतारेगी तब तो 12 लोग निर्विरोध हो जाएंगे। अब मायावती खड़ा करेंगी कि नहीं खड़ा करेंगी, और अगर बीजेपी 11वां प्रत्याशी उतारती है तो उसके लिए जिताने का मैनेजमेंट कौन करेगा। और चुनाव सर पर है विधानसभा का, और खुदा न खास्ता हार गए तो बेइज्जती अलग होगी। बीजेपी ने 4 नाम का भी ऐलान किया है, जिसमें स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा हैं, और बनारस के लक्ष्मण आचार्य हैं। तीसरा नाम अरविंद शर्मा, जो हाल ही में आईएएस छोड़कर भाजपा नेता बने हैं, उनको टिकट दिया है। रोचकता बहुत बढ़ गई है इस चुनाव की, और इस रोचकता में साहस बहुत मायने रखता है। अखिलेश यादव ने संख्या बल न होने के बावजूद हिम्मत दिखाकर अहमद हसन और राजेंद्र चौधरी का नामांकन करा दिया, 2 सीटें। अब बीजेपी 10 लड़ावे, उसकी मजबूरी है, और नहीं लड़ाएगी तो चुनाव होगा, और 10 लड़ाएगी तो सब निर्विरोध चुन लिए जाएंगे। अगर ना लड़ाएंगे तब भी इसका आकलन किया जाएगा कि बीजेपी डर गई, और अगर लड़ा देंगे तो इन जो प्रत्याशी जिताना है 11वां विधायकों को संभालेगा कौन, विधायकों से बातचीत कौन करेगा, लाएगा कैसे अपने पाले में, वो भी एक किरकिरी का कारण बन सकता है। तो अब सेफ रास्ता कोई ना कोई तलाशा जाएगा, क्योंकि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो इस समय बंगाल के चुनाव में फंसे हैं, चाहे केशव मौर्य हो, सुनील बंसल हो, या और सारे। तो यहाँ पर विधायकों का इंतजाम आसान काम नहीं है। अखिलेश ने राज्यसभा चुनाव से सबक लेते हुए अब की 2 प्रत्याशी ऑलरेडी पहले उतार दिया है कि भागो कितना भागोगे। अब कहा कि घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने, अब आए भुनाए। मायावती ने 2 पर्चा खरीदा है उनकी पार्टी ने। अब वो पर्चा खाली देख ही रहे, नाम तो आया नहीं सामने, और उनके पास विधायक भी नहीं है। 1 पर्चा भरने के लिए 10 विधायक के तो दस्तखत होने चाहिए प्रस्तावक पर, 2 पर्चे पे 20 विधायक, और मायावती के पास 19 थे, उसमें तो 2 तो बीजेपी पहले ही तोड़ चुकी है, पुरवा से अनिल सिंह को, बहराइच से 1, और 5 तो राज्यसभा चुनाव में उधर उधर भाग भूग गए थे। तो बसपा के पास विधायक नहीं बचे हैं। अब वो पर्चा खरीद के खाली माहौल बना रहे थे, या मौके ताक में थे कि छीका टूटे तो बिल्ली खाए, ये भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा इस समय चर्चा का विषय यही है कि चुनाव विधान परिषद के होंगे कि नहीं होंगे, और ये निर्भर करता है बीजेपी की हिम्मत पर। और अगर बीजेपी में गुटबाजी नहीं है, बीजेपी में अंदर खाने खींचातान नहीं है, तो बीजेपी 11वीं सीट लड़ावे अगर सब एकजुट हैं। देश की सबसे बड़ी पार्टी है, सत्ता में है, सारी ताकत उनके पास है, जब चाहे विधायक को बातचीत कर सकते हैं, उनको प्रभावित कर सकते हैं। जिसके पास संख्या बल नहीं वो ताल ठोक रहा है, हम 2 लड़ाएंगे। तो ये सब राजनीति के तमाम रंग हैं सियासत के, और मौका पड़ने पर देखिए चींटी भी हाथी पे भारी पड़ती है। तो ये तो वक्त वक्त की बात है। उत्तर प्रदेश के लोग घूमने के लिए पहाड़ों पर जाते हैं और जगहों पर जाते हैं। पहाड़ों पे लिखा होता है कई जगह, भाई पत्थरों से सावधान रहिए, पत्थर गिर रहे हैं, भूस्खलन हो सकता है। लेकिन पत्थरों की बारिश अब उत्तर प्रदेश के सचिवालय में भी होने लगी है। ये मामला जो है
यूपी के सचिवालय बापू भवन से जुड़ा है। सचिवालय की एक बापू भवन की जो बिल्डिंग है ये 9 मंजिला है, इसमें 100 से ज़्यादा कमरे हैं, लेकिन अब इस बिल्डिंग में लोग संभल कर जाते हैं। तमाम प्रमुख सचिव IAS अफसर ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं, लेकिन इस बिल्डिंग के पत्थर रह कर गिर रहे हैं, लोगों के लिए खतरे का कारण बने हुए हैं। इन पत्थरों से कोई दुर्घटना न हो जाए, इसको लेकर सुरक्षा बलों ने जगह जगह दीवार पर लिख भी दिया है कि भाई दीवार के पत्थर गिर रहे हैं, संभल कर चलिए, चोट लग सकती है। अब आप देखिए कि सचिवालय में पिछले 6 महीने से ये स्थिति बनी हुई है। सचिवालय प्रशासन के सचिव हैं हेमंत राव, वो इन सब के रखरखाव का, मेंटेनेंस का सब जिम्मा उनके पास है। उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि ये बिल्डिंग की मरम्मत करावें। सरकार क्या इतनी कंगाल हो गई है कि वो अपने भवनों की मरम्मत भी नहीं कराना चाहती, या किसी हादसे का इंतजार हो रहा है? दोनों बातें हैं। सचिवालय प्रशासन के जो मंत्री हैं वो मुख्यमंत्री खुद हैं, उनके पास ये विभाग है, और चीफ सेक्रेटरी भी उसका बॉस होता है एक तरह से। लेकिन चाहे वाहन पे पत्थर टूट के गिर जाए, चाहे आदमी पे गिर जाए, चाहे अफसर पे, किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। बापू महात्मा गांधी के नाम पर इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ था। बिल्डिंग बहुत मजबूत है, 20 साल पहले बनी है। अपने आप में एक अनोखा आर्किटेक्ट था जिस समय ये बनी थी, और इसकी पहचान उत्तर प्रदेश में दूर से होती थी बापू भवन की। आज भी वहाँ पर बहुत सारे कार्यालय हैं, अधिकारी बैठते हैं, सचिवालय के अनुभाग चलते हैं, प्रमुख सचिवगण बैठते हैं, लेकिन ये किसी की नज़र इस पर क्यों नहीं जा रही है? बिल्डिंग अगर जर्जर है तो उसको बंद किया जा सकता है, बाहर से अगर पत्थर गिर रहे हैं तो उनको ठीक कराया जा सकता है। सरकार के पास संसाधनों की कोई कमी है क्या? लेकिन वही है कि जब तक बड़ी कोई दुर्घटना ना हो जाए तब तक लोग चेतते नहीं। वैसे भी इन सरकारी भवनों में आग लगने की परंपरा तो पुरानी है काफ़ी, आग तो कई बार लगी है, लेकिन ये पत्थर पहली बार टूट रहा है। अब भूत प्रेत हो तो भाई चलो बिना पैसे के कोई बुला लिया जाए, ओझा बुला लिया जाए, कोई भूत झाड़ने वाला बुला लिया जाए। अब लोग डर डर के बिल्डिंग में घुसते हैं। डर भूत प्रेत का नहीं, टपकुआ का है कि ऊपर से कोई टपक न जाए, किसी के सर पे न टपक जाए। जो सचिवालय प्रशासन के सचिव हैं उनको सचिवालय की राजनीति में ज़्यादा आनंद आता है। कोई मरे, कोई जिए अपनी बला से, बिल्डिंग झरे चाहे पत्थर गिरे, उनका ध्यान कहीं और है। उत्तर प्रदेश में एक बहुत चर्चित विभाग है बाल विकास पुष्टाहार विभाग, जिसको आप पंजीरी विभाग भी जानते होंगे। बाल विकास पुष्टाहार विभाग का नाम जैसा है, वहाँ हष्ट पुष्ट आपको जिनके लिए विभाग बना वो कोई नहीं मिलेगा। हाँ, विभाग के अधिकारी खूब हष्टपुष्ट हैं, विभाग में ठेका पट्टा करने वाले खूब हष्टपुष्ट हैं, इसमें कोई कमी नहीं। अब पुष्टाहार के नाम पर पंजीरी फाँको, वो पंजीरी बच्चे भी नहीं खाते, गाय गोरू को दिया जाता है, उनको खिलाए दो, ये स्थिति हो गई है। लेकिन यहाँ एक और उल्टी गंगा बह रही है, अंधेर नगरी चल रही है। शायद आपने कल्पना नहीं की होगी, वो खबर हम लेकर आए हैं। इस विभाग में 400 ऐसे लोग हैं संविदा के कर्मी जो अनधिकृत तौर पर, इलीगल तौर पर नौकरी कर रहे हैं। और क्यों? क्योंकि डायरेक्टर, प्रमुख सचिव और मंत्री और सरकार की उपेक्षा से 2001 से विभाग में स्कीम चल रही है जिसमें संविदा पर हजारों लोग रखे गए थे ICDS में, लेकिन पिछले जून माह से ना तो उनकी संविदा बढ़ाई गई है, ना ही उनको वेतन दिया जा रहा है। 6 महीना हो गया। अगर किसी कर्मचारी की संविदा नहीं बढ़ी तो वो सरकारी कर्मचारी नहीं रहा, तो वो सरकारी फाइलें कैसे देखता है? और वो भी वेतन भी नहीं मिल रहा है, तब भी वो रोज काम पर आ रहा है। इस विभाग में CDPO, सुपरवाइज़र, बाबू, ये सब संविदा पर बहुत सारे अधिकारी और कर्मचारी हैं, लेकिन पिछले 6 महीने से इनका रिन्यूअल नहीं हुआ है। बीजेपी की सरकार में जहां भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है,
पारदर्शिता की बात होती है, वहाँ बिना वेतन के कर्मचारी कैसे 6-6 महीना काम कर रहा है और सरकारी पत्रावली देख रहा है, और वो पत्रावली बेचेगा नहीं, इसकी क्या गारंटी है? उसके महीने का खर्चा कहाँ से चलेगा जब उसको पैसे नहीं मिल रहा है? विभाग की मंत्री हैं स्वाति सिंह, प्रमुख सचिव हैं मोनिका एस गर्ग और निदेशक हैं, सबके जानकारी में मामला है, लेकिन कार्रवाई किसी को कुछ नहीं करना है। 20-20 साल से लोग इस विभाग में संविदा पर काम कर रहे हैं, ओवर एज हो गए हैं, वो कहाँ जाएं? उनको कौन नौकरी देगा? जो डायरेक्टर आता है उसके नखरे सहो, नखरे नहीं उठाओगे तो संविदा रिन्यूअल नहीं होगी, रिन्यूअल नहीं होगी तो नौकरी गई, जाओ सड़क पे आ गए। गजब और विचित्र स्थिति चल रही है। सरकारें क्या इसीलिए हैं, या मंत्री क्या किस लिए बनाए गए और प्रमुख सचिव किस लिए हैं कि अगर कोई अधिकारी नीचे की चीज को नहीं मैनेज कर रहा है, हैंडल कर रहा है, तो शासन इसीलिए बैठा है ना, सरकार इसीलिए है, उन सब का ध्यान आकर्षण इसीलिए किया जाता है कि भाई ये समस्या का निपटारा होना चाहिए। कोई प्राइवेट आदमी सरकारी फाइल को कैसे मूवमेंट में ला सकता है, कैसे देख सकता है, कैसे उस पर नोटिंग कर सकता है, और अगर कर रहा है एक भी दिन तो वो गलत है, नियम विरुद्ध है। लेकिन सबको अपने अपने माल में तो हिस्सा पूरा चाहिए, लेकिन कर्मचारी मरे, विभाग डूबे, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। इस खबर के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान उसकी ओर आकर्षित करते हैं कि देखिए कि आपकी नाक के नीचे क्या हो रहा है। 6-6 महीने से प्राइवेट लोग सारे महत्वपूर्ण काम देख रहे हैं विभाग के। क्या विभाग इसीलिए बनाया गया था कि आम आदमी के हवाले कर दिया जाए, प्राइवेट लोगों के हवाले हो जाए? डायरेक्टर से लेकर प्रमुख सचिव से लेकर मंत्री तक क्या देखने के लिए बैठे हैं? काहे की समीक्षा होती है? यूपी में सरकार जो कहती है अधिकारी उसका उल्टा कर रहे हैं। योगी सरकार में कुछ ऐसे अफसर हैं जो विपक्ष का काम खुद ही कर दे रहे हैं। जितना सपा बसपा कांग्रेस मिलकर योगी को नुकसान नहीं कर पाएंगे, उतना अफसर अकेले कर देते हैं। बात यहां पर उत्तर प्रदेश के वित्त विभाग की हो रही है, जिसकी अड़ंगेबाजी से सरकार की साख लगातार खराब हो रही है। समाचार पत्रों में वित्त विभाग को यूपी के विकास का स्पीड ब्रेकर कहा जा रहा है। सरकार दावा करती है कि साहब हमने फला समिट की, फला मीट की, इतने उद्योगपति आ रहे हैं, रेड कारपेट बिछाया जा रहा है, लेकिन जैसे ये सब तैयारी होती तैसे वित्त विभाग उसमें मट्टी डाल देता है। उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाइए, छूट पाइए, निवेशकों को आकर्षित करने की कोशिश होती है, लेकिन जब फाइल चलती है तो न निवेशक को छूट मिल पा रही है, न निवेशक का प्रोजेक्ट लग पा रहा है। उद्योगपति आखिर आए तो क्यों? छूट सरकार की ओर से ऐलान है, उसका जो रिएम्बर्समेंट होता है औद्योगिक प्राधिकरणों में जो लोगों ने उद्योग लगाया है उसका 180 करोड़ रुपया बकाया है करीब, और वित्त विभाग के नाहक अनावश्यक आपत्तियों के कारण वो भुगतान नहीं हो पा रहा है। उत्तर प्रदेश में जब से संजीव मित्तल वित्त विभाग के प्रमुख सचिव बने हैं, तब से सरकार को किसी विरोधी की बहुत खास जरूरत नहीं पड़ रही है। सारे विभागों के प्रमुख सचिव परेशान हैं, मंत्री परेशान हैं, कोई फाइल भी सकुशल लौट के नहीं आती है बिना क्वेरी के, नाहक फालतू 3-3 साल के मामले लटके हैं, ना तो उद्योगों को राहत दी जा पा रही, ना उद्योग लग पा रहे हैं, और जो लग गए हैं उनका रिएम्बर्समेंट नहीं हो पा रहा है, जो सरकार ने ऐलान किया था खुद मुंह फाड़ फाड़ के। मामला आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स और औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में जो लोग उद्योग लगा चुके हैं उनको जो रियायतें मिलनी चाहिए उससे जुड़ा है। उसका फाइल को बार बार वित्त विभाग द्वारा लौटाया गया, मुख्यमंत्री तक से शिकायत हुई, मुख्यमंत्री ने इसकी जांच कराई, जांच में बात सही पाई गई, उसके बावजूद संजीव मित्तल का कुछ नहीं बिगड़ा। तो कौन आएगा उद्योग लगाने उत्तर प्रदेश में? पहले वो जाके आईएएस अफसर का पांव पकड़े कि प्रभु सरकार कुछ कहे लेकिन असली तो तुम ही हो, गणेश परिक्रमा यही करनी पड़ेगी।
वित्त मंत्री पर वित्त सचिव भारी है, कोई एक मंत्री पर, पूरी सरकार पर एक सचिव भारी है। और सरकार के ऐसे ही दुलारे अफसरों ने बहुत से बंटाधार किया है, कोई नई बात नहीं है। हर सरकार में एक आध ऐसे संजीव मित्तल जैसे अफसर रहते हैं। अब इस सरकार को देखना है कि उनको अपने काम को कितनी गति से चलाना है। यूपी में कोई उद्योगपति क्यों आवे, कोई निवेश करने क्यों आवे? सरकार कागजों में तो बहुत सुंदर नीतियां, बहुत सुंदर ऑफर, आकर्षक दे रही है, लेकिन जब वो यहाँ उद्योग लगाने आते हैं, फैक्ट्री लगाने आते हैं, तो जो उनको छूट की बात कही गई होती है उसमें उसको पाने में एड़ियाँ घिस जाती हैं, सालों लग जाते हैं। क्योंकि जब तक संजीव मित्तल वित्त विभाग में है, सरकार के खजाने पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। भले उत्तर प्रदेश का विभाग ठप हो जाए विकास, लेकिन भाई पैसा तो उन्हीं की इच्छा से निकलेगा। तो कुल मिलाकर जैसा माननीय को भाएगा वैसा अफसर करेगा। अब पता नहीं कई बातें पहुंचती भी हैं कि नहीं पहुंचती, मीडिया के माध्यम से ही पहुंच जाए, सरकार उन्हीं पर कुछ कार्रवाई कर दे तो शायद उत्तर प्रदेश का ज़्यादा भला हो जाए। उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों बेहद गरमाई हुई है, खास तौर से बीजेपी की। बीजेपी में अरविंद कुमार शर्मा नाम का एक अफसर एंट्री करता है रातों रात, और अगले दिन विधान परिषद के लिए उनको टिकट मिल जाता है। अरविंद शर्मा का नाम आते ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई। बीजेपी कार्यालय से लेकर सत्ता के गलियारों में इस पर चर्चा हो रही है। तमाम सारे समाचार पत्रों में आर्टिकल छप रहे हैं कि ये अरविंद शर्मा क्या चीज़ हैं, क्या बनने आए हैं, कैसे आ गए हैं। हो भी क्यों ना, क्योंकि अरविंद शर्मा की नौकरी अभी 1.5 साल बची थी। जुलाई 2022 में उनका रिटायरमेंट है। 1.5 साल पहले कोई नौकरी छोड़कर अचानक बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। अब अरविंद शर्मा कोई मामूली अफसर नहीं है, वो उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहना तहसील के काझा खुर्द गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता शिवमूर्ति राय रोडवेज में ट्रैफिक इंस्पेक्टर थे। शर्मा आईएएस बनने से पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कुछ दिन पढ़ा भी चुके हैं। उसके बाद जब वो आईएएस बने, 1988 बैच के वो आईएएस हैं, तो वो 2001 में मोदी जी के संपर्क में आए जब वो मुख्यमंत्री बने। तब से वो 14 तक, जब तक वो मुख्यमंत्री थे, उनके साथ रहे, मुख्यमंत्री कार्यालय में रहे। जब मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो वो अरविंद शर्मा को अपने साथ लेकर आए, यानी कि सबसे पहले अफसर थे वो। मोदी जी के साथ दिल्ली के गलियारों में कदमताल करते हुए शर्मा जी उनके साथ मौजूद हैं, वो देखे जा सकते हैं। पुराने फुटेज इस बात की गवाही देते हैं। अब उन्हें कौन सा पद उत्तर प्रदेश में दिया जाएगा, इसको लेकर शंका है। कोई कह रहा है डिप्टी सीएम बनेंगे, कोई कह रहा है गृह मंत्री बनेंगे। विधान परिषद का टिकट मिलना इस बात पे मुहर लगाता है कि उनकी वो राजनीति में अभी और आगे जाने वाले हैं, वो मंत्री पद हासिल करेंगे। अब वो किस लेवल का होगा, क्या होगा, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज हैरान हैं। बीजेपी एक अनुशासन वाली पार्टी है, ऊपर से ये फैसला आया है, विरोध कर नहीं सकते, चुपचाप सहना है, सत्ता में है पार्टी। लेकिन अरविंद शर्मा कोई मामूली आदमी नहीं है। जीवन में जिसके ऊपर एक दाग ना हो, आईएएस के रूप में उनकी गिनती देश के ईमानदार आईएएस अफसरों में रहती रही है। हिंदुस्तान के बाहर दुनिया के जितने देश हैं, भारत से जुड़े हुए जितने मामले हैं, उन सब को देखने की उनकी जिम्मेदारी रही है प्रधानमंत्री के कार्यालय में। तो जिसका स्पेक्ट्रम इतना ब्रॉड हो, जिसकी छवि एकदम साफ सुथरी और बेदाग हो, और विनम्रता के साथ वो पार्टी में आए हैं, तो स्वाभाविक है कि कुछ वो संदेश लेकर आए हैं, मोदी के दूत बनकर आए हैं, और उत्तर प्रदेश के विकास में अपना अहम योगदान देने आए हैं। लेकिन गुजरात कैडर के इस आईएएस ने यूपी का नाम बहुत रोशन किया है। मऊ का भी नाम उन्होंने, अपने गांव के इलाके का नाम बहुत रोशन किया है। उम्मीद यह की जा रही है कि वो प्रधानमंत्री की नाक
आंख कान बनकर उत्तर प्रदेश में काम करेंगे, बिना भेदभाव के काम करेंगे, और जिस तरह से वो लोगों को सुनते हैं, उनकी बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि अरविंद शर्मा लंबी रेस के घोड़े हैं और यूपी के विकास में वो अपना अहम योगदान देने के लिए तैयार हैं। तो स्वागत है शर्मा जी का उत्तर प्रदेश में, और पावर सेंटर के बहाने हमने उनके जीवन पर थोड़ा प्रकाश डाला है। अब उनकी कार्यशैली से उत्तर प्रदेश के लोग भी वाकिफ होंगे, क्योंकि जो मोदी को बहुत पसंद हो और जिसकी कार्यशैली निर्विवाद रही हो, जिसका चरित्र साफ सुथरा हो और जिसने बेदाग नौकरशाही में 30 साल नौकरी की हो, वो निश्चित ही कुछ अलग करेगा, ऐसी हम उम्मीद करें। तो बहरहाल सत्ता के गलियारों में अरविंद शर्मा को लेकर जो तरह तरह की चर्चाएं हैं और जिस तरह से उनका मेलजोल है पार्टी के लोगों से, डिप्टी सीएम केशव मौर्य से और बड़े नेताओं से वो मिल रहे हैं, ये दर्शाता है कि अभी बहुत कुछ आना शेष है। तो बहरहाल इस बार के पावर सेंटर में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।